नमस्कार बच्चों। तो हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रिया अध्याय के बारे में। जैव प्रक्रिया अध्याय में बताए थे कि जैव प्रक्रिया क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रिया बोलेंगे। तो जैव प्रक्रिया किसको बोलेंगे हम? जैव प्रक्रिया बोलेंगे जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको हम क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रिया, ठीक है। तो हम बताए थे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वहन, ये चार प्रमुख जैव प्रक्रिया है जिसके बिना जीवन का अनुरक्षण संभव नहीं है, ठीक है। तो पोषण के बारे में हम बात कर लिए थे। पोषण के बारे में आपको हम बता चुके थे कि पोषण जो है स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हम आपको बताए थे कि पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी पोषण मानव में पोषण बताए। मानव का पाचन तंत्र के बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा किए थे, ठीक है। तो उसके बाद हम शुरू किए थे वहन तंत्र। वहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम शुरू किए तो आपको हम सबसे पहले बताए कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसके आवश्यकता को समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं हम छोटा सा। ये मान के चलिए कि ये एक आदमी है, चिंटू है, पिंटू है, सिंटू है, या फिर नरेंद्र मोदी मान लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से इस आदमी का यहां से पाचन तंत्र है, ठीक है। यहां से मुख से खाना खाया, इसोफेगस आया, ठीक है। यहां से कहां चला गया? इसके पेट में चला गया। कहां चला गया? पेट में चला गया खाना। इसके पेट में खाना जाने के बाद कहां चला गया? आंत में चला गया। आंत से खाना कहां चला गया? बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से फिर ये गुदा से बाहर चला जाएगा खाना, ठीक है। तो जब ये खाना खाया तो खाना खाने के बाद यहाँ पे जो है ग्लूकोज बन जाता है छोटी आंत में, ठीक है। अब छोटी आंत में जो ग्लूकोज बन गया तो हम बोलेंगे कि भोजन का पाचन हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो है वसा, जो है फैट का मतलब वसा, तो इसका पाचन होने के बाद आपको ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा, अम्ल वगैरह सब बनता है। अब इसको यहां से कहां ले जाना है? शरीर के सारे कोशिकाओं तक ले जाना है। कहां ले जाना है? शरीर के सारे कोशिकाओं तक ले जाना है। तो ग्लूकोज यहां है, इसको यहां भी पहुंचना है, यहां भी पहुंचना है, यहां भी पहुंचना है, सब जगह पहुंचना है। तो इसको पहुंचाने वाला कोई तो होना चाहिए, अपने आप तो नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से ग्लूकोज को अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करके कहां ले जाया जाता है? रुधिर में, ठीक है। तो यहां से अवशोषित करके कहां लिया जाता है? रुधिर में। अब ये देखिए, ये लाल रंग से रुधिर बना रहे हैं, यहां से रुधिर में ये अवशोषित हो गया, ठीक है। अब ये रुधिर शरीर के सारे भागों में जाएगा कि नहीं जाएगा? शरीर के सारे भाग में जाएगा, और क्या लेकर जाएगा? ग्लूकोज लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? ग्लूकोज लेकर जाएगा, ठीक है। तो रुधिर जो है शरीर के सारे भाग में ग्लूकोज को लेके गया। इसका मतलब जो ग्लूकोज का वहन करने के लिए रुधिर की आवश्यकता है कि नहीं है, ठीक है। तो एक ये रुधिर, अब रुधिर जो जाएगा, फ्लो करेगा, तो वो एक पाइप के द्वारा जाएगा, उस पाइप के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है। तो रुधिर का प्रवाह जिस पाइप में होता है उसको क्या बोलते हैं? रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। तो रुधिर और रुधिर वाहिकाएं दोनों की आवश्यकता है। इसके अलावा यहां से रुधिर हमेशा इधर जाते रहे, फिर रुधिर जो है वापस आते रहे, इसके लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? पंप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? पंप की, जो कि हमारा मानव हृदय है, ठीक है। ये जो हार्ट है, ये हार्ट हमारा पंप है। क्या है? पंप है। ये पंप हमेशा जो है लगातार सप्लाई जो है ऑक्सीजन का होते रहे, इसके लिए लगातार रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का प्रवाह होते रहे, ये जरूरी है। तो इसके लिए हमको पंप की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारा हृदय है। तो रुधिर, रुधिर वाहिकाएं और हृदय, पंप, ये तीन चीज मिलके हमारा वहन तंत्र का निर्माण करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जो भी आप इसको बोलिए, ये तीन चीज मिलके परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको बताए थे कि रुधिर, रुधिर क्या है, ठीक है। लाल रंग का जो है द्रव है, ठीक है। इसको तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। तो तरल संयोजी उत्तक यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रुधिर को इसलिए बोला गया क्योंकि ये संयोजन करता है, कनेक्ट करता है, बॉडी के सारे पार्ट को कनेक्ट करता है। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां ब्लड नहीं जाता है, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू है। यहां तक क्लियर है आपको? तो रुधिर की क्या आवश्यकता है? अब हम रुधिर के बारे में, संरचना के बारे में आपको बताए थे कि रुधिर जो है उसमें रुधिर की कोशिकाएं होती है, और रुधिर में जो तरल पदार्थ होते हैं जिसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, ठीक है। तो रुधिर में हम बताए कि 55% जो है प्लाज्मा का भाग है, और 45% जो है वो
रुधिर कोशिकाओं का भाग है। ठीक है, तो 45% जो रुधिर कोशिकाएं हैं उसमें कोशिकाएं 3 तरह की हैं। कौन कौन सी? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट यानी कि थक्काणु या फिर उसको क्या बोलते हैं, डिंबाणु। ठीक है, तो ये 3 जो है कोशिका जो है ये कोशिका वाली भाग है। और इसके अलावा जो प्लाज्मा बताया हम आपको, तो प्लाज्मा जो 55% प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा का 90% तो क्या होता है, जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और लगभग 8% के आसपास जो है प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा 1-2% जो है आयन होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो प्रोटीन होते हैं उसमें कुछ मुख्य प्रोटीन है जिसके नाम आपको याद रखने होंगे। जो अल्बुमिन है, अल्बुमिन, और इसके अलावा जो है फाइब्रिनोजिन, ये सब जो है प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये हम आपको रुधिर के बारे में बता चुके थे। अब हम बात करेंगे रुधिर वाहिकाओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रुधिर वाहिकाओं के बारे में। रुधिर वाहिकाओं मतलब ब्लड वेसल्स। किसके बारे में बात करेंगे? रुधिर वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं मतलब ब्लड वेसल्स। तो अभी तक हम आपको बता रहे थे कि पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब हम बता रहे हैं आगे रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो रुधिर वाहिकाएं जो है मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? धमनियां और शिराएं, मतलब आर्टरीज एंड वेन्स। कौन कौन सी तरह की होती है? धमनियां और शिराएं। साथ के साथ आप लोग इंग्लिश वर्ड भी याद करते जाएंगे ताकि आपको उच्च कक्षा में जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर कंपटीशन पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धमनियां और शिराएं, वेन्स, आर्टरीज। ठीक है, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि बिहारी है इसलिए इसको इंग्लिश नहीं आता है, तो आप अभी से इंग्लिश याद करते जाएंगे। धमनियां और शिराएं, ये 2 तरह की रुधिर वाहिकाएं होती है मुख्य रूप से। इसके अलावा एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं रक्त केशिकाएं। क्या बोलते हैं? रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड कैपिलरीज। अब देखिए इनका क्या काम है, धमनियों का क्या काम है, शिराओं का क्या काम है, रक्त केशिकाओं का क्या काम है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि मान के चलिए ये चिंटू जो था, इस चिंटू को अभी अभी खाना मिला। इस चिंटू को अभी अभी जो है खाना मिला। इधर से हम लिख देते हैं ये भोजन। इस चिंटू को अभी अभी खाना मिला। ठीक है, 3-4 घंटे के बाद इसका भोजन पच जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज को हर जगह शरीर में पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? पहुंचाना है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो ले जाएगा वो कौन ले जाएगा? धमनी। कौन ले जाएगा? धमनी ले जाएगा। ठीक है, जब ग्लूकोज सारी कोशिकाओं तक ले जाएगा तो ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाएगा। कोशिका के अंदर जाने के बाद उस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा ये जो चिंटू है ये सांस लेगा कि नहीं लेगा? सांस लेगा, तो ऑक्सीजन आया, सांस लिया, ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन कहां जाएगा? पहले इसके फेफड़ा में जाएगा। कहां जाएगा? इसके फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा से कहां जाएगा? फिर से फेफड़ा से कहां जाएगा? फेफड़ा से हृदय में जाएगा। कहां जाएगा? हृदय में। और हृदय से ऑक्सीजन फिर शरीर के सारे कोशिकाओं तक पहुंचेगा। तो इस चिंटू के इस कोशिका में यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जैसे ही ये कोशिका ऑक्सीजन लेगा, श्वसन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस कोशिका से हटाना है, ले जाना है बाहर। वापस कहां ले जाना है? इस फेफड़ा के द्वारा, नाक के द्वारा वापस कार्बन डाइऑक्साइड हमको बाहर करना है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन लेके आया वो कौन लेके आया? धमनी। ऑक्सीजन लेके कौन आया? धमनी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा वो कौन लेके जाएगा? शिरा। कार्बन डाइऑक्साइड लेके कौन जाएगा? शिरा। तो इस तरह से धमनी और शिरा का इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हैं, क्या महत्व है शरीर में। ठीक है, एक एक कोशिका का जो है ख्याल रखता है कि उसको ग्लूकोज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसको ऑक्सीजन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया कि नहीं निकाला गया, वहां से अपशिष्ट पदार्थ हटाए कि नहीं हटाए। तो धमनी और शिरा का ये जो है काम है। अब रक्त केशिकाओं का क्या काम है? रक्त केशिकाओं का काम क्या है, इसको समझिए कि ये सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। कहां काम करता है? सूक्ष्म स्तर पर।
माइक्रो लेवल पर काम करता है, सूक्ष्म स्तर पर। क्या होता है कि ये जो धमनी है, तो धमनी का जो ट्यूब है, जो नली है, इसका जो व्यास होता है डायमीटर, ये बड़ा होता है। तो ये धमनी आगे चल के फिर छोटा व्यास वाले धमनियों में बढ़ जाता है, उसके बाद और छोटा, बढ़ते बढ़ते ये एक कोशिका वाले धमनी के बराबर हो जाता है, एक कोशिका। ठीक है, और यहां पर बगल में जो कोशिका होती है, जो शरीर की कोशिकाएं हैं, इस कोशिका को अब यहां से ऑक्सीजन मिलता है। कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए। जो ऑक्सीजन लेके धमनी आता है, जो ऑक्सीजन लेके धमनी आता है, उस ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन लेके धमनी आता है, उस ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इस ऑक्सीजन को डायरेक्ट कोशिका तक नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि धमनी का जो भित्ति होता है, जो आर्टरी का जो वाल होता है, ये बहुत मोटा होता है, तो यहां से ऑक्सीजन नहीं जा सकता है किसी कोशिका को। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहां से लीक करेगा, ठीक है, कहां से निकलेगा तो डायरेक्ट कोशिका तक पहुंचेगा? वो जगह जो है वो हमारा रक्त केशिका है, वही हमारा ब्लड कैपिलरी है। रक्त केशिका का खास बात यह है कि यह जो है रक्त केशिका, यह पारगम्य होती है। कैसी होती है? पारगम्य होती है, परमिएबल बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? परमिएबल, पारगम्य होती है। अब ये परमिएबल, ये परमिएबिलिटी, पारगम्यता जो होता है, पारगम्य होती है, ये किस चीज के लिए पारगम्य है? क्या ईटा पत्थर के लिए पारगम्य नहीं है? ये किस चीज के लिए पारगम्य है, इसको समझिए। जो ऑक्सीजन आया, उस ऑक्सीजन को आसानी से यहां से पास करने देगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से निकला, उसको आसानी से अंदर ले लेगा। जो ग्लूकोज आया, उस ग्लूकोज को इस कोशिका के अंदर जाने देगा। तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपको हम बताए क्या, अमोनिया, यूरिया, इन सब चीजों के लिए पारगम्य होती है ये। ठीक है, रक्त केशिका है, ताकि आसानी से आदान प्रदान हो सके। अब जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त केशिकाओं में आएगी, तो यहां से क्या शुरू हो जाएगा? सिरा शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? सिरा। आया था कैसे? धमनी से। यहां से क्या शुरू हो गया? सिरा। अब इस रक्त केशिका से कहां चला जाएगा? सिरा में। क्या चला जाएगा? जो भी चीज कोशिका से आया है, सेल से जो भी चीज आया है, कोशिका से क्या आया है? CO2 आया है, NH4 आया है, यूरिया आया है। गया क्या था? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो चला गया, और जो आया वो सिरा में चला गया। तो रुधिर वाहिकाओं का काम क्या है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह सबका वहन करना। ठीक है, कोशिकाओं तक ले जाएगा, शरीर के सारे कोशिकाओं तक। फिर वहां से अपशिष्ट पदार्थों को, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को वापस लेके आएगा। तो रुधिर वाहिकाओं का क्या महत्व है, ये आपको समझ में आया। अब धमनियां और शिराओं का जो संरचना है, स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम बात करते हैं कि धमनियां और शिराओं का क्या स्ट्रक्चर। तो आइए बात करते हैं धमनी और शिरा में क्या अंतर है। क्या बात कर रहे हैं? धमनी और शिरा में क्या अंतर है। ठीक है, तो धमनी और शिरा के संरचना में क्या अंतर है, ये भी बात करेंगे। और धमनी और शिरा का जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है, क्या काम करता है वो, उसमें क्या अंतर है, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संरचना की बात करते हैं हम। ठीक है, तो संरचना क्या है, ये देखिए कि धमनी का जो ये जो नली है, ट्यूब है, इसके अंदर का जो वाल होगा, जिसको कि भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भित्ति कहते हैं। धमनी की भित्ति, ये काफी मोटा होता है। अब आप सोचिए कि अगर ये धमनी का भित्ति काफी मोटा बना देंगे हम, तो इसके अंदर का जो नली है वो संकरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नली जो है वो संकरा हो जाएगा। तो ये ट्यूब जो है वो छोटा हो गया, नैरो हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब आप बात करते हैं कि शिरा के बारे में। तो शिरा का जो है, ये बनाए हम, शिरा का जो है भित्ति, वो इतना मोटा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा पतला होता है। तो इससे क्या फायदा होगा, ये आपको दिख रहा है साफ साफ कि इसका नली जो है, जो डायमीटर है इसका, ये ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो धमनी और शिरा में सबसे पहला जो अंतर है कि इसका जो भित्ति है वो मोटा होता है, मोटी भित्ति। भित्ति जो हो गया वो कैसा हो गया? मोटी भित्ति मतलब थिक वॉल। मोटी भित्ति मतलब थिक वॉल। ये क्लियर है सबको? सब साफ साफ दिख रहा है? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि धमनी का जो
वाल है जो पेशी है, ये जो है थोड़ा लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला होता है, फ्लेक्सिबल। कैसा होता है? लचीला। ठीक है, तो जो हार्ट जब हृदय जब पंप करेगा तो ब्लड जब इससे फ्लो करेगा तो ये यहां से पल्सेट करेगा आगे की ओर, पल्सेशन कहते हैं इसको। दाब के द्वारा इधर से दाबेगा तो यहाँ फूलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर फूलेगा, फिर आगे बढ़ेगा। इसमें लचीलापन रहेगा तभी तो फूलेगा और आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा लचीला होता है। इसके अलावा हम अगर सिरा की बात करें तो इसकी भित्ति तो कैसे हो गई? पतली भित्ति। पतली नहीं है तो ये भी मोटी, लेकिन धमनी से जब तुलना करेंगे तो पतली है। ठीक है, तो धमनी की तुलना में पतली। ये समझ में आया? थिन वॉल। ठीक है, और इसका जो ल्यूमेन हो गया तो तब वाइड हो गया। ठीक है, नली जो हो गया वो चौड़ी नली, और ये संकरी नली। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि नली जो हो गया वो कैसी होगी? चौड़ी नली। चौड़ी नली जिसको क्या बोलते हैं? वाइड ल्यूमेन। ठीक है, और इसका जो नली हो गया वो कैसा हो गया? ये कैसा हो गया? नैरो ल्यूमेन, मतलब संकरी नली। संकरी नली। ठीक है, तो अभी हम क्या बता रहे हैं? संरचना। संरचना में क्या अंतर है? धमनी और शिरा के संरचना में क्या अंतर है? ठीक है, तो संरचना के बेसिस पे, संरचना के आधार पर हम आपको जो है अंतर बता रहे हैं। और इसमें लचीलापन उतना नहीं होता है, लेकिन इसमें एक खास चीज होता है। इसमें एक खास चीज क्या होता है? इसमें जो होता है वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व। क्या होता है? वाल्व होता है। ठीक है, ये वाल्व क्या होता है इसको समझाते हैं आपको हम एक डायग्राम से। ये वाल्व होता है। ठीक है, किसमें होता है? धमनी में या शिरा में? ये होता है शिरा में। वाल्व कहाँ होता है? शिरा में। ये वाल्व क्या होता है इसको समझिए आप, कि मान के चलिए ये मानव शरीर है। आपको बताए थे चिंटू, ये आपका चिंटू। ठीक है, अब इस चिंटू में जो हृदय है, इस हृदय से खून सब जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया। अगर ये चिंटू खड़ा है, इस बात को ध्यान रखिए, अगर ये चिंटू खड़ा है तो जो खून नीचे आया है इस खून को वापस हृदय में भी जाना है। 5 लीटर ही खून होता है। चिंटू वयस्क आदमी है, एडल्ट है, तो 5 लीटर खून होता है, इसको वापस जाना है। तो यहां से ये चिंटू का खून जो है वापस जाएगा ऊपर। अगर ये चिंटू का खून वापस जाएगा तो नीचे तो कोई हर्ट है नहीं जो पंप करेगा और पंप करके ऊपर पहुंचा देगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो नीचे से खून ऊपर कैसे जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लग रहा है, ऊपर से नीचे तो खून आ जाएगा अगर हृदय पंप नहीं करेगा तब भी। ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? इस बात को आप सोच रहे हैं? तो इसके लिए क्या होता है कि जब ये आर्टरी जो धमनी है, जब ये पल्सेट करती है, जब ये जो है दबती है, यहां से पंप किया जाता है, तो इसके दाब से यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक पाइप यहां लगा हुआ है और एक पाइप जो है दूसरा यहां लगा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या कि इधर से जब खून आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज फैलेगा, ये फैलेगा। ये जैसे ही फैलेगा तो ये जो चीज है ये दबेगा, ये जो सिरा है ये दबेगा कि नहीं दबेगा? जैसे ही ये दबेगा तो इसके अंदर जो भी खून होगा ये थोड़ा सा ऊपर पहुंचेगा। इसको जैसे दबाएंगे, ये जैसे इसके कारण दबेगा, ये थोड़ा सा ऊपर पहुंचेगा। जैसे ही ये ऊपर पहुंचेगा तो ये नीचे ना आ जाए, इससे रोकने के लिए यहाँ पे क्या होता है? भाल्व होता है। क्या होता है? भाल्व होता है, बैक फ्लो वापस ना आ जाएगी। तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा खून, यहाँ आया तो ये भाल्व बंद हो जाएगा। अब ये यहां तक पहुंच गया है खून, अब ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, फिर से एक दूसरा पल्सेशन आएगा, दूसरी बार जब इसमें खून आएगा, दूसरी बार जब ये फूलेगा तो ये यहाँ इसको दबाएगा, फिर खून ऊपर पहुंच जाएगा, फिर यहाँ भाल्व होगा, फिर उसको ये वापस नहीं होने देगा। तो इस तरह से भाल्व के मदद से ये ऊपर जाएगा लेकिन नीचे नहीं आएगा और खून वापस कहां तक पहुंच जाएगा? हृदय तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वाल्व का क्या काम है ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि वाल्व जो है, जरूरत कहां है वाल्व का? शिरा में जरूरत है कि धमनी में? शिरा में जरूरत है, क्योंकि खून को वापस ले जाना है, आने में उसको वाल्व का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वाल्व कहां होता है? वेन्स में होता है। कहां होता है वाल्व? वेन्स में होता है, मतलब शिराओं में वाल्व होता है, आर्टरीज में वाल्व नहीं होता है। आर्टरीज में यानी कि धमनी में वाल्व नहीं होता है।
ये आपको हम संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर जो है आपको हम अंतर बता रहे हैं धमनी और शिरा में। ठीक है, अब अगर फंक्शन के बेसिस पे बात करें कि दोनों का कार्य क्या है, फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है, तो फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर बात करें तो धमनी का कार्य क्या होता है, हृदय से ऑक्सीजन युक्त जो है खून, ब्लड को बाकी शरीर के सारे कोशिकाओं तक पहुंचाना। ठीक है, तो हृदय से ऑक्सीजन प्रचुर रक्त कहां तक, शरीर उत्तक, बॉडी टिश्यू तक पहुंचाना, शरीर उत्तक तक पहुंचाना। ये किसका काम है, ये किसका काम है, धमनी का काम है। ठीक है, तो शिरा का काम क्या है, शरीर उत्तक से वापस हृदय तक ब्लड आएगा, तभी तो वापस फिर से वो पंप करेगा। आप जानते हैं कि मानव हृदय जो है दिन भर पंप करते रहता है, जब से जन्म लिया है से चिंटू जो है मर नहीं जाएगा तब तक इसका हार्ट जो है पंप करते रहेगा कि नहीं करते रहेगा, जब तक ये मर नहीं जाता है तब तक इसका हृदय काम करते रहेगा, पंप करते रहेगा। तो फिर से जो पंप करे, एक बार पंप कर देगा तो इसका खून तो बाहर निकल गया, तो फिर से जो ये पंप करेगा, इसको वापस खून चाहिए तब तो ये पंप करेगा। ठीक है, तो वापस खून लेके कौन आएगा, शिरा लेके आएगा। ठीक है, और कहां से लेके आएगा, जहां तक धमनी लेके गया था वहां से वापस लेके आएगा। ठीक है, तो शरीर उत्तक से वापस हृदय तक, अब ये जो खून लेके आ रहा है वापस हृदय तक, तो कोशिका, जिस कोशिका को ये खून जो है ऑक्सीजन दिया था, वो कोशिका वापस क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त जो है ये लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त। शरीर उत्तक से वापस हृदय तक कार्बन डाइऑक्साइड रक्त पहुंचाना, ये काम किसका है, धमनी का या शिरा का, ये काम है शिरा का। तो दो महत्वपूर्ण जो है अंतर आपको हम बताए, एक तो संरचना के बेसिस पे, संरचना के आधार पर, एक उसके कार्य के आधार पर। इसका एक अपवाद है, अपवाद क्या है इस बात को समझिए आप। ठीक है, अपवाद के लिए एक दूसरा डायग्राम हम लेते हैं। एक बनाया हार्ट जो है चिंटू का जो कलेजा निकाल के बाहर रखती है हृदय। ठीक है, और इस चिंटू का जो फेफड़ा होगा, लंग्स, उस लंग्स के बारे में हम बात करते हैं। ये इसका दायां लंग्स और ये इसका बायां लंग्स, बायां फेफड़ा। ठीक है, तो किसी एक फेफड़ा से ही समझ में आ जाएगा आपको। जो चिंटू ऑक्सीजन लिया था, चिंटू जो ऑक्सीजन लिया था, वो ऑक्सीजन कहां आया, नाक से सांस लिया, ऑक्सीजन आया कहां आया, फेफड़ा में। ठीक है, चिंटू के पैर से धमनी के द्वारा आएगा खून की शिरा के द्वारा आएगा, आप बताइए। शिरा के द्वारा खून आएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, ये शिरा है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून कहां पहुंच गया, इसके हार्ट में, हृदय में। कहां पहुंच गया, इसके हार्ट में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब यहां से वापस चिंटू का हार्ट जो पंप करेगा खून, वहां से जो धमनी निकलेगा, तो उस धमनी में ऑक्सीजन युक्त खून चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। ठीक है, तो आया तो कार्बन डाइऑक्साइड भर के, तो अभी जो हार्ट में खून है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो हार्ट से इसका मतलब पहले ये खून जाएगा फेफड़ा के पास, कहां जाएगा, फेफड़ा के पास, और फेफड़ा में जाके कार्बन डाइऑक्साइड इस फेफड़ा को दे देगा और फेफड़ा से ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, और फिर वापस ऑक्सीजन लेके कहां पहुंच जाएगा, हार्ट में। अब इस हार्ट में, अब इस हृदय में ऑक्सीजन से भरा हुआ खून है कि नहीं है, जो कि वापस कौन लेके जाएगा, धमनी लेके जाएगा, वापस कौन लेके जाएगा, धमनी लेके जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए आप कि जो हृदय से जो रक्त वाहिका, जो ब्लड वेसल, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ खून कहां ले गया था, फेफड़ा तक, ताकि उधर से ऑक्सीजन भरा हुआ खून ला सके। तो जो रक्त वाहिका कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ जो है खून ले गया था, वो रक्त वाहिका जो है धमनी है, वो रक्त वाहिका क्या है, धमनी है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं उसको, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी।
तो इस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ खून जो है हृदय से कहां तक गया, फेफड़ा तक गया। और हम क्या बताए, धमनी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रचुर रक्त को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, हार्ट से सारे टिश्यू में पहुंचाना। तो धमनी का परिभाषा अगर कोई आपसे पूछता है, धमनी का परिभाषा अगर कोई आपसे पूछता है, तो आप ये मत बोलिए कि जो ऑक्सीजन प्रचुर रक्त को एक जगह से दूसरे जगह हार्ट से कहीं और ले जाता है उसको धमनी कहते हैं। नहीं, धमनी का परिभाषा होता है कि जो हृदय से रक्त को हृदय से दूर ले जाता है, जो रक्त को हृदय से दूर ले जाता है। देखिए कैसे, रक्त को हृदय से सारे शरीर के सारे कोशिकाओं तक ले गया धमनी, तो ठीक है, ये परिभाषा यहां सूट कर रहा है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि हृदय से जो है ऑक्सीजन प्रचुर रक्त जो है शरीर के सारे कोशिकाओं तक ले गया, तो यहां सूट कर रहा है परिभाषा, सही है, सही है। लेकिन यहां पर आइए, अब यहां पर हृदय में अभी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रक्त है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रक्त को हृदय से लंग्स तक, फेफड़ा तक ले जाना है। ठीक है, और वो काम किसका है, धमनी का। तो इस बार धमनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर जो है रक्त ब्लड ले जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जा रहा है। तो अब तो धमनी का परिभाषा अगर हम ऑक्सीजन प्रचुर के हिसाब से कहेंगे तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जा रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो अब धमनी का लेकिन ये परिभाषा करते हैं कि हृदय से दूर ले जा रहा है, तो सही है कि नहीं है, हृदय से तो दूर ही ले जा रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन डिफिनेशन है, सामान्य परिभाषा जो है धमनी का, वो ये बोलते हैं आर्टरी, आर्टरी धमनी। आर्टरी का मतलब होता है कि हार्ट से दूर ले जाने वाला वेसल, हृदय से दूर ले जाने वाली रक्त वाहिका, रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली रक्त वाहिका जो है वो धमनी है। और रक्त को हृदय के अंदर लाने वाली वाहिका जो है वो क्या है, शिरा है। हृदय के अंदर रक्त लेके आ रही है। ठीक है, वापस यहाँ फेफड़ा से जो ऑक्सीजन भर के आएगा जिस वाहिका में, वो वाहिका शिरा है। ऑक्सीजन भर के आएगा जिस वाहिका में, वो वाहिका क्या है, शिरा है। ठीक है, तो इस बार देखिए शिरा में ऑक्सीजन जो है प्रचुर रक्त आ गया इसमें, तो ऑक्सीजन प्रचुर रक्त जो है शिरा में आ गया है। लेकिन शिरा का जो परिभाषा हम बताए आपको कि जो हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर खून को लेके आ रहा है उसको शिरा कहते हैं, तो उस हिसाब से ये सही है। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि शिरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त ही हमेशा ले जाता है, तो उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये ऑक्सीजन प्रचुर रक्त लेके आ रहा है हार्ट में। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो धमनी का परिभाषा और शिरा का परिभाषा आप कैसे बताएंगे? धमनी का परिभाषा वो होगा कि जो रक्त को हृदय से दूर ले जाता है वो क्या है, धमनी, और जो रक्त को हृदय में लाता है वो क्या है, शिरा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे अगर आप ये बोलते हैं हृदय से ऑक्सीजन प्रचुर रक्त शरीर उत्तक तक पहुंचाना, ये काम है धमनी का, तो धमनी का यहाँ तो ये भी काम है कि हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त को फेफड़ा तक पहुंचाना, ये भी काम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपवाद आप बोल सकते हैं, अगर आप ये परिभाषा रखिएगा, जो कि आपके बुक में यही परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके बुक के हिसाब से ये अपवाद हो जाता है। अपवाद क्या हो जाता है, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं इसको। इसका काम क्या है, फुफ्फुसीय धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त होता है, प्रचुर रक्त होता है। फुफ्फुसीय धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त होता है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो इधर फिर क्या हो जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त हो गया, तो फिर फुफ्फुसीय जो है शिरा आएगा। जो फुफ्फुस से शिरा आता है उसको फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं, जो फुफ्फुस में धमनी जाता है उसको फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। ठीक है, तो फुफ्फुस से जो शिरा आएगा तो फुफ्फुसीय शिरा में क्या आ जाएगा, आप बताइए। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। तो फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीजन प्रचुर रक्त होगा कि नहीं होगा, तो फुफ्फुसीय शिरा में, फुफ्फुसीय शिरा में फुफ्फुसीय शिरा में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रचुर रक्त रहता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया? तो धमनी और शिरा का परिभाषा क्या बताना है ये आपको हम क्लियर कर दिए कि धमनी और शिरा का परिभाषा आप ऐसे तो आप बता देते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन प्रचुर रक्त को ले जाता है हृदय से वो धमनी है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त को हृदय तक लाता है वो क्या है, शिरा है। ये आप नॉर्मली बता देते हैं, कोई भी आपसे पूछता है 99% बच्चा जो है आपको ये परिभाषा बताएगा। लेकिन क्या बताना है आपको
जो हृदय से रक्त को दूर ले जाता है वो क्या है? धमनी है। और जो हृदय में रक्त को लाता है वो क्या है? शिरा है। चाहे वो ऑक्सीजन प्रचुर हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर हो, इस बात से हमको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है आपको? धन्यवाद। अगला लेक्चर में हम आपको बात करेंगे मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय का क्या कार्य है, क्या दोहरा परिसंचरण क्या होता है, उसमें सर्कुलेशन ब्लड का किस तरह से होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे और लेक्चर देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। नीचे जो लिंक है उस लिंक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार।